अस्सलामुअलैकुम। आज हमने क्लास 10 चैप्टर नंबर 9 से सबसे इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन को पढ़ना है, जो कि है लॉ ऑफ मास एक्शन। बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, हद से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है जी, आपने इसको ध्यान से समझना है, बहुत आसान है। इसमें सिर्फ एक दो टर्म्स आएंगी जिनको आपने समझ लेना है, वो बाद में आपके काम आएंगी एफएससी वगैरह में जाकर। ठीक है, और आपने वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना जी। तो बेटा लॉ ऑफ मास एक्शन पढ़ना है। अब यहाँ से ना, जो साइंस में लॉ होता है ना, कानून होता है। अब जो लॉ होता है ना, ठीक है, कानून, उसकी स्टेटमेंट होती है, डेफिनेशन नहीं होती। उसकी स्टेटमेंट की हेडिंग आएगी हमेशा। ठीक है, तो सब इससे पहले ना मैं आपको बताता हूँ इसकी एप्लीकेशन क्या है। तो अच्छा, मैं इसके बाद आपको पहले ज़रा इसकी थोड़ी सी डेफिनेशन, इसकी स्टेटमेंट को ना थोड़ा सा समझ लेते हैं, फिर मैं आपको इसकी एप्लीकेशन की तरफ भी लेकर आऊँगा। ठीक है जी बेटा, ये ना 1869 में गिल्डबर्ग और वेज ने इसको डिस्कवर किया था। मैथमेटिकल डेरिवेशन है, उन्होंने ड्राइव करके दिखाया था, मैथमेटिकली प्रूफ किया था। ठीक है, और वहाँ से उन्होंने फिर हमें केसी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दिया। ठीक है, उसकी बात करते हैं। वो इसकी स्टेटमेंट क्या है, सबसे पहले इसकी स्टेटमेंट समझनी है आपने। कहता है द रेट, सुनते जाना ध्यान से, कहता है द रेट एट विच अ सब्सटेंस रिएक्ट। ये अब आपने समझना है यहाँ से। फ़र्ज़ करें, अच्छा, ये जो लॉ ऑफ मास एक्शन है, ये जो लॉ ऑफ मास एक्शन है, ये रिवर्सिबल रिएक्शंस के लिए होता है। तो डबल हेडेड एरो आएगा, दोनों तरफ उसका हेड होगा। वो कहता है द रेट एट विच अ सब्सटेंस रिएक्ट। सब्सटेंस, ये एक सब्सटेंस है, ये एक अलग सब्सटेंस है, ये एक तीसरी सब्सटेंस है, और ये एक चौथी सब्सटेंस है। तो इस तरह का फ़र्ज़ करो ना, ये एक जनरल रिएक्शन है। तो ये जो रिएक्शन है ना, ये ऐसे क्यों लिखा है, ये देखना ज़रा। जैसे वो मैथ में हम लिखते हैं ना, a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, अब किसी जगह पर जब हमने ये फार्मूला मैथ में अप्लाई करना होता है, वहाँ एक्स वाई हो तो ये ऑटोमेटिकली ये एक्स बन जाता है, ये वाई बन जाता है। ठीक है, डब्ल्यू और जेड हो तो ये डब्ल्यू बन जाएगा, ये जेड बन जाएगा। मतलब ये जनरल इक्वेशन है, इसको उठा के कहीं पे भी फिट कर सकते हैं हम। जैसे हम इस इक्वेशन को किसी भी इक्वेशन के ऊपर फिट कर सकते हैं ना, इसी तरह से ये हमारे पास एक जनरल इक्वेशन है। ठीक है, केमिस्ट्री की, इसको भी हम किसी भी रिएक्शन के ऊपर अप्लाई कर देंगे। ठीक है, मैं बाद में आपको सारा समझाऊंगा। फिलहाल बस आपने ज़रा स्टेप बाय स्टेप और स्लो मेरे साथ चलते जाना है। ये चीज़ें जो रिएक्ट कर रही हैं, इनको वो कह रहा है सब्सटेंस। अब देखो, कहता है द रेट एट विच अ सब्सटेंस रिएक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स एक्टिव मास। ठीक है, वो कहता है कि दी गई जितनी भी चीज़ें हैं, उनमें से हर एक चीज़ का रेट ऑफ रिएक्शन मुख्तलिफ होगा, और वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, यानी कि बढ़ेगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा एक्टिव मास के। आपने इस लफ्ज़ को समझना है, एक्टिव मास क्या है। एक्टिव मास क्या चीज़ है? देखो, जब कोई केमिकल रिएक्शन हो रहा होता है ना, तो उसमें ऐसा तो नहीं होता कि रिएक्शन एक ही झटके में हो जाए। कुछ रिएक्शंस हैं ऐसे, जैसे ब्लास्ट होता है जब, ठीक है, गैस का सिलेंडर, गैस लीक हुई, ब्लास्ट हुआ, और सेकंड्स के अंदर ही सारा कुछ रिएक्शन कंप्लीट हो जाता है। ठीक है ना, ऐसे रिएक्शंस को छोड़ दो, लेकिन नॉर्मली जो रिएक्शन है वो बहुत लंबे लंबे भी होते हैं। ठीक है, तो एक्टिव मास क्या होगा, वो उस रिएक्टेंट का वो या प्रोडक्ट का वो हिस्सा जो हर यूनिट टाइम में कन्वर्ट होगा। फॉर एग्जांपल, जैसे आपने खाना बनाया, फ़र्ज़ करो आपके घर बिरयानी बन रही है, आपने उसमें 10-20 जो उसमें मसाले, गोश्त, चावल जो डाल दिया। अब मुझे बताओ, क्या वो 1 सेकंड में ही पक जाती है? नहीं, बल्कि वो टाइम लेती है। हर 1 सेकंड में उसका कुछ ना कुछ पोर्शन पकता रहता है। ठीक है, यानी कच्चा मटेरियल आहिस्ता आहिस्ता कम होता जाता है और पक्का हुआ मटेरियल बढ़ता चला जाता है। ठीक है, वो पोर्शन जो हर सेकंड कह लो या हर यूनिट टाइम कह लो, यूनिट टाइम को समझें। अब
ये वर्ड्स जिसको समझ आ गए उसको सारी फिजिक्स केमिस्ट्री की यूनिट्स वगैरह ये सब समझ आ गया। यूनिट टाइम होता है मेरी मर्ज़ी के मुताबिक, ठीक है। एक रिएक्शन है बहुत छोटा है, बहुत जल्दी हो जाता है, मैं यूनिट टाइम रख दूंगा 1 सेकंड का। एक रिएक्शन है थोड़ा सा लंबा है, 1 घंटे में होता है, मैं यूनिट टाइम 1 मिनट रखूंगा। इसका मतलब है कि अब मैं जब भी तब्दीली या चेंज को देखूंगा ना 1 मिनट बाद देखूंगा, उसको कहते हैं यूनिट टाइम, ठीक है। एक रिएक्शन बहुत ही लंबा है, 1 हफ्ता ले जाता है, तो मैं यूनिट टाइम 1 दिन का रख दूंगा। अब मैं हर एक दिन यानी 24 घंटों के बाद रिएक्शन को ऑब्जर्व करूंगा, तो यूनिट टाइम क्या हो जाएगा, मेरी मर्जी में जो मर्जी रख लो। आप 5 सेकंड रख लो, एक बच्चा कहता नहीं मैं तो 3 सेकंड रखूंगा, तो जनाब आप 3 सेकंड रखें। एक कहता है मैं आधा घंटा रखूंगा, हम कहते हैं आप आधा घंटा रखें, कोई मसला नहीं है। रेट रिएक्शन की जो स्पीड है ना कि कितनी जल्दी होता है, कितनी देर से रिएक्शन कंप्लीट होता है, या मतलब या फ़र्ज़ करो जैसे अभी हम बात करेंगे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की, ठीक है, इससे पहले भी हमने बात की है। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आने में कितना टाइम लगता है, 10 मिनट में आ जाता है, 10 घंटे में आ जाता है, या 10 दिन में आ जाता है, उस हिसाब से यूनिट टाइम सिलेक्ट होगा, इसलिए मैंने यहाँ लिखा है। अब सबसे पहले एक्टिव मैथ समझेंगे तो स्टेटमेंट समझ आएगी, वरना कोई फ़ायदा नहीं, रट्टा रुट्टा लगाने का कोई फ़ायदा नहीं, मज़ा नहीं आएगा। तो एक्टिव मैथ किसको कहते हैं, जो कंसंट्रेशन मैंने ऐड की रिएक्टेंट्स की, ठीक है, इसी तरह प्रोडक्ट्स की, ज़ाहिर है रिएक्शन चल पड़ा है आगे, ठीक है। तो अब ये देखो, ए भी एक सब्सटेंस है, बी भी एक सब्सटेंस है, सी भी एक अलग सब्सटेंस है, और डी भी एक अलग सब्सटेंस है, ठीक है। तो हर 1 सेकंड में ए का कुछ पोर्शन कन्वर्ट हो जाता है, क्योंकि रिएक्टेंट वाली साइड पे है तो प्रोडक्ट में, और इसी तरह सी या डी का कुछ हिस्सा कन्वर्ट हो जाता है रिएक्टेंट में। तो वो पोर्शन जो हर सेकंड कन्वर्ट हो रहा है ना, ऐसे रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में, प्रोडक्ट से रिएक्टेंट में, उसको वो कह रहा है क्या, एक्टिव मैथ। नहीं समझ आया तो ये देखो, फ़र्ज़ करो इसके 100 मॉलिक्यूल थे, 1 सेकंड में 5 ए के मॉलिक्यूल्स कन्वर्ट हो गए प्रोडक्ट में, ठीक है। तो मैं कहूँगा इसका एक्टिव मैथ जो है वो 5 है, 5 मॉलिक्यूल्स जो है वो एक्टिव मैथ है। हर सेकंड 5 मॉलिक्यूल कन्वर्ट होते हैं, 95 पीछे बचे होते हैं हमारे पास, 5 जो मॉलिक्यूल्स हैं। अगर इसका एक्टिव मैथ मैं कहता हूँ 5 मॉलिक्यूल्स है, तो इसका मतलब हर 100 में से 5 मॉलिक्यूल्स किसके, ए के कन्वर्ट हो जाते हैं किसमें, प्रोडक्ट में, ठीक है। अगर मैं कहता हूँ इसका एक्टिव मैथ 7 है, तो इसका मतलब इसके 7 मॉलिक्यूल हर सेकंड कन्वर्ट हो जाते हैं रिएक्टेंट्स में। अब बात समझ आई, अभी भी नहीं समझ आई तो आपने कमेंट कर देना है, ठीक है। मैं एक लंबी चौड़ी डिटेल स्पेशल इस चीज़ के लिए बना दूंगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है जी। एक्टिव मैथ उस पोर्शन को कहते हैं जो हर सेकंड रिएक्ट कर रहा है, आगे काम कर रहा है, ठीक है। अगर रिएक्टेंट का एक्टिव मैथ है तो प्रोडक्ट बना देगा, प्रोडक्ट का एक्टिव मैथ है तो रिएक्टेंट बना देगा। जिस बंदे को ये बात समझ आ गई उसे सारा लॉ ऑफ मैथ सेक्शन समझ आ गया। अब आगे बढ़ो, इस स्टेटमेंट के 2 टुकड़े हैं, आधा मैंने आपको समझा दिया है, अब फिर सुनो। कहता है द रेट एट विच आ सब्सटेंस, 1 2 3 4 में से कहता है आ सब्सटेंस कोई एक, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स एक्टिव मैथ, उसके एक्टिव, इसका मतलब चारों का एक्टिव मैथ अलग अलग भी हो सकता है। ऐसा नहीं है इसके 5 हैं तो इसके भी 5 ही होंगे मॉलिक्यूल्स, इसके भी 5, ऐसा नहीं, ऐसा हो सकता है इसके 5 हो, इसके 3 हो, इसके 4 हो, इसके 7 हो, मुख्तलिफ हो सकते हैं। इसलिए वो कह रहे हैं हर एक का अलग-अलग, वरना वो सबके लिए एक वर्ड यूज़ कर जाता, उसने नहीं किया। एंड सेकंड पार्ट है एंड द रेट ऑफ रिएक्शन, ज़रा गौर करना है, रेट ऑफ आ रिएक्टिंग सब्सटेंस, ए का रेट अलग है, बी का एज अ सब्सटेंस रेट अलग है, इसी तरह सी का, इसी तरह डी का, ठीक है। अब वो कह रहा है ओवरऑल रिएक्शन, ये चारों के सेम टाइम पर रिएक्ट करने से एक रिएक्शन की स्पीड बनेगी, उस स्पीड की वो बात करने लगा अब हमारे साथ, ध्यान से। कहते हैं द रेट ऑफ रिएक्शन, अब जब उसने कहा ना रेट ऑफ रिएक्शन, अब सारा कुछ इकट्ठा आ गया एक ही जगह पर। कहता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट, ये प्रोडक्ट कौन सा है, ये मैथ वाला प्रोडक्ट है, मल्टीप्लिकेशन वाला है, ऑफ द एक्टिव मैसेज ऑफ रिएक्टिंग सब्सटेंस। मतलब अगर इसका फ़र्ज़ करो एक्टिव मैथ 5 था, फ़र्ज़ करो, ठीक है, इसका एक्टिव मैथ क्या था 4 था फ़र्ज़ करो, तो अब
इसका वो कहता है जो टोटल रेट ऑफ रिएक्शन है वो 9 नहीं होगा, वो 20 हो जाएगा। इसका एक्टिव मास इसके एक्टिव मास से ज़रब खाएगा, ठीक है, तो वो उतने गुना बढ़ जाएगा। अब बात समझ आ रही है जी इस चीज़ की। प्रोडक्ट ऑफ, ये प्रोडक्ट नहीं है, वो ये जो वर्ड है ना ये वाला प्रोडक्ट, ये मैथमेटिकल प्रोडक्ट है, मल्टीप्लाई करने की बात कर रहा है। कहता है जब दो चीज़ें आपस में रिएक्ट करती हैं तो रिएक्शन, तो उनकी कंसनट्रेशन जमा नहीं होती बल्कि आपस में ज़रब हो जाती हैं। यानी आप अगर ए अकेला रिएक्शन कर रहा था, फ़र्ज़ करो, ठीक है, तो फ़र्ज़ करो उसकी मोलर कंसनट्रेशन थी या उसका एक्टिव मास था 5 मॉलिक्यूल पर सेकंड के हिसाब से। लेकिन वो कहता है जब आप इसको ऐड करोगे, फ़र्ज़ करो इसका जो मोलर कंसनट्रेशन इसका जो एक्टिव मास था वो 4 था, तो अब ये नहीं होगा कि 5 और 4 9 हो जाएगा, बल्कि ये 20 हो जाएगा। यानी एकदम रिएक्शन की स्पीड में बहुत ज़्यादा तेज़ी आएगी, हद से ज़्यादा तेज़ हो जाएगा रिएक्शन, एकदम जंप लगेगा, वो उसकी पावर बनेगा। आप ऐसे समझ लें, आगे आप देखेंगे भी पावर भी बनती है, यहाँ पर जब नंबर्स लगेंगे ना वो पावर बन जाती है, ठीक है। तो अब पॉइंट क्लियर हो गया जी कि रेट ऑफ अ सब्सटेंस जो है वो उसके एक्टिव मास के इक्वल है, ठीक है, और जो ओवरऑल रिएक्शन है वो उन सब का प्रोडक्ट है। सब के एक्टिव मास को आपस में ज़रब दे दो तो जो आंसर आएगा उसको हम क्या कहेंगे, रेट ऑफ रिएक्शन। तो रेट ऑफ रिएक्शन ज़्यादा तेज़ होगा बनिस्बत एक के। ये अब ये हम पढ़ क्यों रहे हैं, मैं आपको भी इस बाद में एंड पे इसकी एप्लीकेशन बताऊंगा ये किस काम आता है, सुनना बड़ा मज़ा आएगा आपको, इंडस्ट्रीज के बगैर नहीं चलती। अब ये देखें, ये एक्टिव मास हो गया। एक्टिव मास को जो हम रिप्रेजेंट करते हैं ना स्क्वायर ब्रैकेट से करते हैं, ठीक है। तो मैं पता क्या करूँगा, इस ए के लिए, इस ए का वो हिस्सा जो हर सेकंड रिएक्ट कर रहा है ना, मैं उसको कहूँगा ऐसे ए लिख कर ना। अब ये भी तो ए ही है ना, तो कैसे पता लगेगा कि सारे के सारे ए की या सारे के सारे किसी एक तरह के रिएक्टेंट की बात हो रही है या उसके एक्टिव मास की। तो मैं ब्रैकेट लगा दूंगा, मैं कहूँगा ए रिएक्ट नहीं कर रहा, ए का एक्टिव मास, वो मास जो कि ख़ास टाइम पे एक्टिव है, उसके पास इतनी एनर्जी है कि वो प्रोडक्ट में आगे कन्वर्ट हो सकता है। बात समझ आई? उस पोर्शन को मैं कह रहा हूँ ए का वो पोर्शन जो इस काबिल है कि इस रिएक्शन को आगे बढ़ा सके, उसको मैं कह रहा हूँ ए का एक्टिव मास। तो मैंने ब्रैकेट लगा दी कि ये ए नहीं है सारे का सारा, यानी ये 100 मॉलिक्यूल थे, तो मैं कह रहा हूँ ये 100 नहीं है, ये तो वो 5 हैं। बात समझ आई? 100 में से सिर्फ 5 हैं। ब्रैकेट ने ये शो किया कि छोटा हिस्सा है उसका। इसी तरह अगर बी के लिए फ़र्ज़ करो इसके 4 मॉलिक्यूल पर सेकंड कन्वर्ट होते हैं, मैं बड़े सादे अल्फाज इस्तेमाल कर रहा हूँ, मैं मोलर कंसनट्रेशन 0 पॉइंट्स में नहीं जा रहा, वरना वो तो आपको फिर तंग करेंगी, अभी आपको समझ नहीं आएगी, ठीक है। सुनते जाएं। बी का एक्टिव मास क्या होगा, फ़र्ज़ करो इसके 4 मॉलिक्यूल हर सेकंड ना कन्वर्ट होते हैं, मैं कहूँगा इसका एक्टिव मास ए है, इसका एक्टिव मास फिर अलहदा होगा, वो बी के हिसाब से होगा, तो बी के इर्द गिर्द भी ब्रैकेट लगेगी। इसी तरह सी के लिए और इसी तरह डी के लिए लगेगी, ठीक है जी। इतना आपने अब जहन में बिठा लेना है। ये जो स्टेटमेंट मैंने आपको सारी समझाई है, इसको मैं मैथमेटिकल फॉर्म देने लगा हूँ अब, यानी कि उन इंग्लिश के अल्फाज को मैं मैथ की इक्वेशन में बदल दूँगा। अब आपने सोचना है और देखना है इसको, ठीक है, कि ये सारा प्रोसेस चलता कैसे है। फ़र्ज़ करो कोई दो चीज़ें आपस में रिएक्ट करती हैं, अभी हमें नहीं पता वो क्या है, अभी हम इसको नहीं कह रहे ये हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, कार्बन है, अभी बस हमने इनको ए बी का नाम दिया हुआ है, बाद में हम इसको अपना रिएक्टेंट प्रोडक्ट के हिसाब से चेंज कर लेंगे। तो ये साइड होगी रिएक्टेंट और ये साइड होगी मेरी प्रोडक्ट्स की, ठीक है। अब ज़रा आपने देखते जाना है। स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग कहता है रेट ऑफ अ रिएक्शन, ये लिखा है, कहता है द रेट ऑफ अ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट मैंने आपको बताया था कि एक्टिव मास को आपस में मल्टीप्लाई करना है। हमें पता है मैथ में जब ब्रैकेट्स वाली वैल्यू आमने सामने आती हैं तो वो आपस में मल्टीप्लाई हो रही होती हैं, ठीक है। और वो कहता है द रेट ऑफ रिएक्शन, और हमें ये भी पता है कि डबल हेडेड एरो वाली इक्वेशन है, तो इसमें 2 रिएक्शन हो रहे हैं, एक नहीं। जो जिसमें ए बी कन्वर्ट होगा सी और डी में, उसे हम कहेंगे फॉरवर्ड रिएक्शन, और जिसमें सी और डी वापस ए और बी में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी ये साइकिल ऐसे घूम जाएगा वापस,
तो उस प्रोसेस को हम कहेंगे बैकवर्ड या रिवर्स रिएक्शन। तो अब आपने देखना ज़रा, वो कहता है द रेट, आर से रेट है, द रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन यानी आधा रिएक्शन, ये ऊपर वाला जो एरो है इसकी बात कर रहा है। कहता है द रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए एंड बी, यानी कि मैं ए और बी को जितने गुना बढ़ाऊंगा रेट ऑफ रिएक्शन भी उतना ही हो जाएगा। यानी अगर मैं ए और बी को 2 गुना डबल कर दूं तो रेट ऑफ सिर्फ फॉरवर्ड रिएक्शन वो भी 2 गुना हो जाएगा। ये अल्फाज सुनने हैं, सारा खेल अल्फाज का है। अगर मैं इसको 3 गुना कर दूं तो ये भी 3 गुना हो जाएगा। अगर मैं इसको 10 गुना बढ़ा दूं, यानी ये मैंने 1 ग्राम डाला था, मैं इसको 10 ग्राम कर दूं, इसको भी मैंने 1 ग्राम ऐड किया था, इसको मैं 10 ग्राम कर दूं, तो रेट जो है इनका रिएक्शन करने की जो स्पीड है वो भी 10-10 गुना बढ़ जाएगी। ये कहना चाह रहा है। इंग्लिश की लाइन को मैथ में कन्वर्ट किया है। अब इतनी बड़ी लाइन को मैं एक लफ्ज में कन्वर्ट कर रहा हूं, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए एंड बी। और ए और बी कौन सा है? कंप्लीट ए कंप्लीट बी नहीं है, बल्कि उसका एक्टिव मैस है। और एक्टिव मैस मैंने आपको बता दिया कि इस चीज़ को कहते हैं। इसी तरह सी का होगा, इसी तरह बी का होगा। और हमें पता है कि ये जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना या इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ये हमारे किसी काम का नहीं होता मैथ में। हम इसको हटा के हमेशा एक वैल्यू लेके आते हैं जिसको हम कांस्टेंट कहते हैं। कांस्टेंट क्या होता है जी? कांस्टेंट एक फिक्स्ड वैल्यू को कहते हैं। जैसे 5 एक कांस्टेंट है, ये देखें, अगर कहीं पे 5x लिखा है तो 5 कांस्टेंट वैल्यू है, 5 का मतलब ही 5 है ना, ठीक है ना। अगर मैं इसको 4.9 भी कर दूं तो 5 नहीं रहेगा, वैल्यू चेंज हो गई। तो कांस्टेंट कहना ही उसे है जिसकी वैल्यू क्या हो, फिक्स हो, ठीक है ना। लेकिन x को देखो, अगर x 2 हुआ तो ये 10 बन जाएगा, अगर x 3 हुआ ये 15 बन जाएगा। मतलब x के चेंज होने से इसका इफेक्ट भी चेंज होगा, ठीक है, ये चीज़। तो अब यहाँ पर ना ये जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इसको हमने हटाना है और यहाँ लगाना कांस्टेंट। मैंने आपको भी बताया था कि अगर मैं इसको ध्यान से सुनना है, अगर मैं इसको 2 गुना बढ़ा दूँ तो ये भी 2 गुना बढ़ेगा, तो मेरा कांस्टेंट 2 हो जाएगा, ठीक है। तो जितने गुना मैं बढ़ाता जाऊंगा मेरा कांस्टेंट भी उतना ही बड़ा या छोटा होता जाएगा। तो अभी तो मुझे पता ही नहीं है ना, ये तो एक जनरल इक्वेशन है, इसमें तो कोई एटम है ही नहीं। ये तो सादी सी इंग्लिश की अल्फाज को इस्तेमाल करके हम अपनी आसानी अभी कर रहे हैं, इक्वेशंस तो बाद में बनाएंगे। तो इसी वजह से मैं यहाँ पे 2, 3, 4, 5, 10, 50 कुछ नहीं लगाऊंगा, बल्कि मैं यहाँ पर लगा दूंगा KF। के का मतलब है कांस्टेंट, फिक्स्ड वैल्यू। कौन सी फिक्स्ड वैल्यू? फॉरवर्ड रिएक्शन की फिक्स्ड वैल्यू, ठीक है। अब जब रिएक्शन इसमें हम कोई केमिकल इक्वेशन पुट करेंगे ना, तो वहाँ पर फिर उस इक्वेशन के हिसाब से हम देखेंगे उसकी कंसंट्रेशन क्या थी, फिर ऑटोमेटिकली हमारे पास KF और फिर उसके सेकेंड हाफ के लिए KR आ जाएगा, ठीक है। तो सेम इक्वेशन बनेगी इसके लिए, फिर वही लाइन लगेगी, द रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ एक्टिव मैसेज ऑफ द रिएक्टिंग सब्सटेंस, ठीक है जी। अब जब रिएक्शन वापस जाएगा तो ये रिएक्टेंट बन जाएंगे, तो एक्टिव मैस लगेगा C का, एक्टिव मैस लगेगा D का। और मैंने आपको समझाया है कि ये जमा नहीं होते, ये आपस में ज़रब होते हैं, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे और फिर वही चीज़। रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन जैसे ये किया था वैसे ही ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, और फिर वही मैथ का असूल, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हटाएंगे तो कांस्टेंट आएगा, ठीक है। और मैंने आपको ये इससे पहले लेक्चर में समझाया हुआ है कि इसका कन्वर्ट होने का इसमें रेट कुछ और होगा, इसका रेट इसमें कन्वर्ट होने का कुछ और होगा। ऐसा हो सकता है यहाँ से 100 मॉलिक्यूल इसमें कन्वर्ट हों लेकिन यहाँ से सिर्फ 70 ही हों, ठीक है ना। तो क्योंकि वैल्यू भी डिफरेंट है तो दोनों का कांस्टेंट भी डिफरेंट है। अगर ये 50-50% होता, वो इंग्लिश वाला बैलेंस हो जाता अगर ये, ठीक है, तो फिर दोनों के लिए एक ही कांस्टेंट लग जाता। इसी वजह से यहाँ पे अलग अलग कांस्टेंट हैं क्योंकि इनका दोनों का रेट ही अलग है, ठीक है। अब जब ये हो जाएगा ना तो हमारे पास यहाँ से 2 फाइनल इक्वेशंस निकलेंगी। इसको मैंने अब अप्लाई करना है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पर। वो कहता है जाहिर है रिएक्टेंट्स कन्वर्ट होंगे प्रोडक्ट में और प्रोडक्ट कन्वर्ट होंगे रिएक्टेंट में।
स्टार्ट में ये ज़्यादा होंगे, ये होंगे ही नहीं, ये ज़ीरो होंगे, लेकिन जैसे जैसे रिएक्शन बढ़ेगा ये कन्वर्ट होते जाएंगे, प्रोडक्ट बनते जाएंगे। जब प्रोडक्ट बनेंगे फिर प्रोडक्ट इसमें वापस कन्वर्ट होंगे। मैंने ग्राफ की मदद से आपको समझाया था। अब होगा क्या कि रिएक्टेंट से बनेगा प्रोडक्ट और प्रोडक्ट से वापस बनेगा रिएक्टेंट। तो एक टाइम आएगा कि जब दोनों की स्पीड बराबर हो जाएगी, तो उससे क्या होगा, ये रुक जाएंगे एक जगह पर। ये जितने प्रोडक्ट में कन्वर्ट होंगे प्रोडक्ट वापस उतना कन्वर्ट होगा, लेवल ना कम होगा ना ज़्यादा होगा, एक जगह पे रुक जाएगा। उस पोजीशन को वो कहता है जहाँ पे वो रेट ऑफ रिएक्शन फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड रिएक्शन बराबर होगा, उसको हम कहते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो कहता है जब इक्विलिब्रियम पोजीशन आ जाएगी तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, रेट की बात कर रहा है, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बराबर हो जाएगा रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन के। तो ये बन जाएगा जी, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बराबर हो जाएगा रेट ऑफ रिवर्स के। और इन दोनों की वैल्यूज़ ये हमने अभी निकाल ली, ठीक है, के एफ ए बी और के आर सी एंड डी। अब इनको हमने यहाँ रख दिया। अब जब हमने इसको यहाँ रखा तो अब देखो ज़रा, मेरे पास के एफ एक कांस्टेंट वैल्यू है, फिक्स वैल्यू है, के आर एक फिक्स वैल्यू है, जबकि ए बी सी और डी मुसलसल कम ज़्यादा हो रहे हैं। इसका मतलब इनका कोई फिक्स आंसर या इनकी क्वांटिटी, इनकी मिकदार जो है वो फिक्स नहीं है। कभी 10 ग्राम हो जाती है, कभी 5, कभी 7, कभी 11, कभी 12, ऊपर नीचे हो रही है। तो वो कहता है, मैथ का असूल है, जब इस तरह की सूरत हाल हमारे सामने आ जाए तो हम कांस्टेंट वैल्यूज़ को एक साइड पे कर देते हैं सबको, और जो वेरिएबल चेंज होने वाली वैल्यूज़ हैं उनको एक साइड पे कर देते हैं। तो मैंने के एफ और के आर को नीचे इस साइड पे कर लिया है, यानी के एफ के नीचे मैं के आर को ले आया हूँ और सी और डी के नीचे ए और बी को ले आया हूँ, ठीक है जी। अब ये देखो, सारे वेरिएबल्स इस साइड पर आ गए हैं राइट साइड पे, और सारे कांस्टेंट किस साइड पे आ गए हैं, सारे कांस्टेंट किस साइड पे आ गए हैं जी, लेफ्ट साइड पे। अब यहाँ पे एक सवाल ज़हन में आ सकता है कि सी और डी के नीचे अगर मैं ए बी को लाया हूँ तो मैं ए बी के नीचे सी डी को भी तो ला सकता था ना, मैं इसको इधर ले आता और इसको उधर ले जाता, जवाब तब भी गलत नहीं होना था। लेकिन हम मजबूर हैं ये करने पर, उसकी वजह कि जिन दो साइंटिस्ट ने इसको डिस्कवर किया था ना, उन्होंने ये तरीका अख्तियार किया था। उन्होंने प्रोडक्ट को ऊपर रखा था, रिएक्टेंट्स को नीचे रखा था। तो अब दुनिया के जितने करोड़ों रिएक्शंस हैं वो सारे इस इक्वेशन के हिसाब से बैलेंस किए हुए हैं। हमने पहले ही उन सब की वैल्यूज़ निकाल के रखी हैं। अगर अब हमने इसको चेंज किया, रिएक्टेंट को ऊपर ले आए और प्रोडक्ट को नीचे ले गए, पूरी दुनिया की सारी केमिस्ट्री दोबारा परफॉर्म करनी पड़ जाएगी और सारे आंसर उनके टेबल दोबारा बनाने पड़ेंगे। तो बेहतर है इसी को पढ़ें, ठीक है। अगर आपको फिर भी शौक़ है कि नहीं जी इसको ऊपर करो, तो आप एक नया लॉ ऑफ मैथ सेक्शन अपने पास से बनाएं, ठीक है। उसके साइंटिस्ट आप होंगे, उसके इन्वेंटर डिस्कवर करने वाले आप होंगे, आपका जो दिल करेगा आप कीजिएगा, ठीक है। तो मैंने आपको रीज़न बता दी सी और डी ऊपर ही क्यों आते हैं, क्योंकि साइंटिस्ट, इसको हम कहते हैं कन्वेंशन है ये, ठीक है। तो कन्वेंशन है, यानी साइंटिस्ट ने जो तरीका अख्तियार किया सबको वही बेहतर लगा, तो उसको ऐसे एज इट इज़ छोड़ दिया। अब असल में लॉ ऑफ मैथ सेक्शन यहाँ पूरा हो जाता है, लेकिन हमने एक स्टेप और बढ़ा दिया। हमने कहा के एफ और के आर की जगह एक कांस्टेंट रख दो। ये क्यों किया है, देखो जब दो फिक्स वैल्यूज़ आपस में प्लस हो, माइनस हो, मल्टीप्लाई हो या डिवाइड हो, तो आने वाला आंसर भी हमेशा फिक्स होता है। फॉर एग्जांपल ये देखो, मैं जब भी 10 को 10 से डिवाइड करूँगा, दुनिया के किसी कोने में बैठा हूँ, चाहे मार्स पे हो, आप किसी भी कैलकुलेटर से करो, किसी मोबाइल से करो, जब भी 10 को 10 से तकसीम करोगे जवाब एक ही आएगा। यानी कि ये भी एक फ़िक्स वैल्यू, ये भी फ़िक्स वैल्यू, तो जो आंसर आएगा वो भी फिक्स, वो भी चेंज नहीं होगा, ठीक है। इसी तरह ये देखो 10 को 100 से करोगे तो हमेशा 0.1 आएगा, जो मर्जी कर लो, करके देख लो। इसी तरह अगर जितना मर्जी बना लो, हज़ारों लाखों एग्जांपल्स बन जाएंगे इसकी। तो कोई दो मैथ के नंबर लो, उनको आपस में चाहे मल्टीप्लाई कर लो, चाहे प्लस कर लो, चाहे माइनस कर लो, जवाब फिक्स आएगा। तो मैंने आपको बताया ये भी कांस्टेंट है ना, इसकी भी कोई वैल्यू होगी, 2, 4, 5, 6, 7, 0.1 कुछ भी हो सकती है, कम ज़्यादा। इसी तरह इसकी होगी। तो जब वो आपस में डिवाइड होंगे जो आंसर आएगा ना, वो भी तो फिक्स ही होगा ना। तो पहले ही हमने निकाल लिया। अब साइंटिस्ट ने क्या किया हुआ है, हर एक इक्वेशन के लिए पहले ही केसी की वैल्यू निकाल के रखी है, ठीक है। आपको निकालनी नहीं पड़ती, आप बस उसको गूगल करो या कोई किताब खोलो, इक्वेशन पढ़ोगे, केमिकल रिएक्शन वो आपको बताएगा फलां चीज़ किस में कन्वर्ट हुई, नीचे साथ ही उसने उसकी केसी की वैल्यू पहले ही दे दी होगी।
तो आपने ये सारा अप्लाई करना ही नहीं आपको पड़ेगा, आपको पहले से बना बनाया जवाब मिल जाएगा। अच्छा, जब हम कोई केमिकल रिएक्शन करते हैं ना, जब हम कोई केमिकल रिएक्शन करते हैं तो उसमें तो अक्सर हमें मैथमेटिकल नंबर भी मिलता है, जैसे 2H2 + O2 जब आपस में रिएक्ट करेगा तो 2H2O बनाएगा। ये मैथमेटिकल जो नंबर आ रहे हैं इसका तो जिक्र है ही नहीं यहाँ पर। अब हम यहाँ करेंगे, इसके बजाय फ़िलहाल वो कहता है आप पावर्स लगाओ साथ, कैपिटल ए के साथ स्मॉल a, स्मॉल b, स्मॉल c, स्मॉल d। बोर्ड में कंफर्म लॉन्ग क्वेश्चन हर साल आता है ये। तो जब ये आएगा आपने ये स्टेटमेंट लिख के यहाँ से शुरू करना है, लेकिन डायरेक्ट ये अप्लाई करनी है, यानी कि उसके साथ उसके कोफिशिएंट्स इसको बोलते हैं हम वैसे मैथमेटिकल नंबर को। इस इक्वेशन में अब ये जो 2 है, ये वाला 2, ये नहीं, ये वाला जो 2 है इसको कोफिशिएंट बोलते हैं केमिस्ट्री की लैंग्वेज में, ठीक है, ये वाला। वैसे मैं आपको इसको कह रहा हूँ मैथमेटिकल कांस्टेंट। तो अब इसका हल क्या है, ये देखो, ये जो कांस्टेंट है ना, ये अपने ही जो साथ इसके केमिकल होगा ना, जो सा भी मॉलिक्यूल होगा उसकी पावर बनेगा। यानी कि यहाँ पर क्या होगा, a की पावर क्या होगा a, b की पावर क्या होगा b, a की पावर a, b की पावर b, c की पावर c हो जाएगी, d की पावर d हो जाएगी। अब बस इसको अप्लाई करते जाओ और आपका लॉन्ग क्वेश्चन पूरा हो जाएगा। a, b, c, d, c, d, a, b, c, d, a और b। बस ये हमारी बनेगी फाइनल इक्वेशन, ठीक है जी। जब आपको पेपर में आएगा आपने पावर समेत एक ही बार में डायरेक्ट अप्लाई कर देना है। बुक में उसने 2 बार किया, लेकिन हम एक ही बार में करेंगे इसको। अब बात करते हैं इसकी एप्लीकेशन की। ये किया क्यों है, क्या वजह हुई, हमें इसकी ज़रूरत पड़ी क्यों है, ये अप्लाई होगा कहाँ। तो मैं आपको इसकी सबसे सादी मिसाल देता हूँ कि हमारे पास हाइड्रोजन गैस होती है, नाइट्रोजन गैस होती है, ठीक है जी। हैबर प्रोसेस बोलते हैं, बनेगा 2NH3 अमोनिया। ये हवा में से नाइट्रोजन लेंगे, पानी की जो स्टीम होती है उसको तोड़ के हाइड्रोजन गैस निकालेंगे और दोनों को रिएक्ट करवा के ना 450 डिग्री पर, और हमारे पास बनेगी अमोनिया गैस। अब ये अमोनिया गैस कहाँ इस्तेमाल होती है, जो बर्फ़ बनाई जाती है बाज़ारी, उसमें जो ठंडी गैस बोलते हैं इसको, ठीक है। उसके अलावा जो खाद है यूरिया, ठीक है, उसका मेन कंपोनेंट ही अमोनिया गैस है, ठीक है। अब ज़रा इसको देखना, ये रिएक्शन जब हम परफॉर्म करते हैं ना, ये भी गैस है, ये भी गैस है और ये भी गैस है। इसका मतलब ये रिएक्शन एक बंद सिलेंडर के अंदर होगा, वरना तीनों गैसेस बाहर निकल जाएंगी। तो चारों तरफ से जो सिलेंडर है वो क्या होगा, बंद होगा। अब यहाँ पे क्योंकि ये रिवर्सिबल रिएक्शन है, ये अमोनिया बनाएंगे और अमोनिया वापस ये दोनों गैसेस बनाएगी, तो ये दोनों एक दूसरे में टूट रहे होंगे, ठीक है ना। इसका मतलब कि अगर ये मैं 100% ऐड कर दूं तो मुझे ये 100% नहीं मिलेगा, बस थोड़ा सा मिलेगा, उसके बाद ये वापस टूट जाएगा। मैंने आपको बड़ी लंबी चौड़ी डिटेल से समझाया हुआ है। ये जो है ना, ये तकरीबन 35% बनता है, ठीक है। इसका मतलब जब 35% प्रोडक्ट बनेगी उसके बाद ये रिएक्शन रुक जाएगा। मतलब रुकने से मुराद है कि इससे ज़्यादा प्रोडक्ट नहीं बनेगी, बल्कि 35% पे रुक जाएगी। और 450 डिग्री टेम्परेचर दिया है, इसका मतलब कि मैं इसको चाहे क़यामत तक होने दूँ, ये होता रहेगा रिएक्शन, ठीक है। लेकिन प्रोडक्ट 35% से ज़्यादा नहीं बनेगी, क्योंकि वहाँ पे इक्विलिब्रियम आ जाएगा, वो बैलेंस हो जाएगी आपस में, ठीक है। अब इसका हल क्या है, अब ये दोनों जो गैसेस है ना, इनको अगर हम कंप्रेस करेंगे इतनी जल्दी ठंडी नहीं होती, लेकिन ये जो है ना अमोनिया, ये बड़े आराम से ठंडी हो जाती है। हम क्या करेंगे, इन तीनों गैसेस को, क्योंकि इकट्ठी मिक्स होंगी तीनों सिलेंडर के अंदर, हम यहाँ पे एक रखेंगे वॉल छोटा सा ऐसे करके, ठीक है, वॉल रख लेंगे, उसको बंद रखेंगे, तीनों गैसेस बनेंगी। फर्ज करो ये जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है ना, ये केसी, ये हमें पहले से बता देता है। फ़र्ज़ करो ये कहता है कि 100 डिग्री पे, मैं अपने पास से वैल्यूज़ ले रहा हूँ। फ़र्ज़ करो केसी कहता है कि इस इक्वेशन के लिए केसी की वैल्यू, यानी ये जो कांस्टेंट इक्विलिब्रियम पोजीशन आएगी, फ़र्ज़ करो वो कहता है 1 घंटे बाद आएगी। अब मुझे पता लग गया कि जब मैं इसको जितना मर्जी ऐड कर दूँ, 1 घंटे बाद ये 35% प्रोडक्ट बन के रेडी हो जाएगी
उससे आगे नहीं अब जाएगी। तो अब मैं रिएक्शन शुरू करवाऊंगा और आराम से बैठ जाऊंगा। 1 घंटा गुजरने के बाद इसके ऊपर पिस्टन लगा होगा, जैसे सिरिंज के ऊपर लगा होता है ना, वो अंगूठे से दबाते हैं ब्लैक कलर का, उसके अंदर ऐसे ऐसे हिलता है, बिल्कुल वैसा पिस्टन होगा बहुत बड़ा। अब उसको हम बिजली की मदद से जोर से कंप्रेस करेंगे, बहुत ज़्यादा ताकत से एक झटके से दबाएंगे। उससे होगा क्या, ये हाइड्रोजन गैस है नॉन पोलर, ये भी नॉन पोलर, लेकिन ये पोलर है, ठीक है, इसमें पार्शियल चार्जेस आते हैं। इससे होगा क्या, ये और ये तो गैस फॉर्म में रहेंगी, लेकिन जो इतनी ताकत लगाने की वजह से अमोनिया लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगी। अब जब लिक्विड में कन्वर्ट होगी तो लिक्विड नीचे आ जाएगा और गैस ऊपर इकट्ठी हो जाएगी। तो जब मैं वॉल्व खोलूंगा सिर्फ बाहर कौन आएगा, अमोनिया, ठीक है, अमोनिया बाहर आएगी, गैसेस ऊपर ही रहेंगी, ठीक है। अब 35% गायब हो गया, इसका मतलब ये गायब हो गया। अब जब ये गायब हो गया तो ये बड़ी तेज़ी से वापस कन्वर्ट होगा और रिएक्शन मज़ीद आगे बढ़ेगा ऐसे, और फिर 1 घंटे बाद ये 35% हो जाएगा। मैं फिर 1 घंटे बाद इसे दबाऊंगा और मुझे अमोनिया बाहर मिल जाएगी। तो इससे होगा क्या, मैं ऊपर से हाइड्रोजन और नाइट्रोजन ऐड करता जाऊंगा, हर 1 घंटे बाद इस पिस्टन को दबाता जाऊंगा और मेरी प्रोडक्ट बाहर आती जाएगी, वरना ये मुमकिन ही नहीं था, ठीक है, ये महंगी पड़नी थी, इस तरह सस्ती पड़ रही है। ये सारा किसने बताया, टेम्परेचर, कंडीशंस और इक्विलिब्रियम कब आया कब नहीं आया, ये हमें किसने बताया, ये हमें लॉ ऑफ मास एक्शन नहीं तो बताया। लॉ ऑफ मास एक्शन कहते हैं वो एक्शन या वो काम जो मास की मौजूदगी में या मास के हिसाब से हो रहा है, ठीक है जी, इसलिए तो उसका नाम है लॉ ऑफ मास एक्शन, यानी वो मास जो एक्शन में है, ठीक है। लें जी, ये थी इसकी एप्लीकेशन। कोई भी इंडस्ट्री का कोई भी केमिकल रिएक्शन लॉ ऑफ मास एक्शन के बगैर किसी काम का नहीं है। इंडस्ट्री में अगर लॉ ऑफ मास एक्शन की ये इक्वेशंस हम अप्लाई ना करें तो वो इक्वेशन जो है वो हमें बहुत महंगी पड़ेगी, मतलब वो जो प्रोडक्ट जो भी बन के बाहर आएगा उसकी कीमत बढ़ जाएगी, यानी खाद महंगी होगी, खाद महंगी होगी तो सब्जियां, दालें, चावल, ये सब कुछ महंगा हो जाएगा, ठीक है। तो ये बड़े काम की चीज़ है, फालतू या फजूल नहीं है ये। शुक्रिया।